अन्न उगाते हैं और जो नुकसान हर वर्ष उसके बाद नुकसान भी होता रहता है, उसको सहते रहते हैं और इसीलिए हम शायद इनको अन्नदाता भी कहते हैं। सरकार इन्हें 500 रुपया महीना देकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है और कहती है कि हमने इतने हजारों रुपए किसानों को दे दिए। 500 रुपया महीना दे करके आप इनको खरीदना चाहते हैं और इनके ऊपर कानून थोपना चाहते हैं। इन 3 कानूनों से किसान को भय लगता है और सही भय लगता है। उनको भय लगता है कि आप इनकी जमीनें हमेशा के लिए इनसे छीन लेंगे। आप जिस तरीके से कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में एक एक चीज को बेच रहे हैं, चाहे रेल हो, तेल हो, गैस हो, जमीन हो, आसमान हो, आपने सब चीजें इनको बेचने का काम, अब तो आपने नदी किनारे पोर्ट भी बेचने का काम कर दिया, LIC को बेचने का काम कर दिया। LIC जो जहां पर की लोगों की लाइफ इंश्योर रहती है उसको भी आपने बेचने का काम तय कर लिया कि इनके हाथ में बेच देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आप बैंक को भी बेचने की तैयारी में आ गए। आपने कह दिया कि हम प्राइवेट बैंक भी और बेच रहे थे, अब आप सरकारी बैंक बेचने की बात कर रहे हैं। जब आप सरकारी बैंक को बेचना चाहते हैं, जिन बैंकों में इन्हीं इंडस्ट्री से घोटाला करके पैसा लेकर के विदेशों की सैर कर रहे हैं, तो किसान भी डर रहा है कि उनका क्या होगा। उनकी जमीन, एक बार जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जब 1952 में आया था, जुलाई 1952 में आया था, आज से 70 वर्ष पहले, तो जमींदारी खत्म करके किसानों के हक में पूरे देश में ये कानून लाया गया था और उससे उनको फायदा भी हुआ। आज आप ठेकेदारी के नाम पे उस जमींदारी को वापस लाना चाहते हैं। आज इन किसानों से जमीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में लेकर के आप उनको इस जमीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान है कि इसके बाद इन जमीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या। कानून के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो 3 कानून बनाए गए उसमें एक नहीं अनेकों खामियां हैं। किसानों के हक की कोई चीज नहीं है। SDM तय करेगा कि कौन, अगर कोई बात होती है तो SDM तय करे। SDM आपकी सुनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट की सुनेगा कि यार एक गरीब किसान की सुनेगा। उसमें अपील और रिवीजन और रिव्यू की पावर है। वो उसमें लिमिटेशन आपने किसान के लिए छोड़ दी 21 दिन, कुछ दिनों की, महीने भर की, और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो ठेकेदार होगा, उसके लिए आपने कोई रिव्यू की लिमिटेशन नहीं रखी। इस तरह का कानून आप लेकर के आए। MSP के लिए किसान लड़ रहा, कह रहा कि आप MSP जोड़ दीजिए। आप MSP कानून में क्यों नहीं डालते हैं? MSP इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो MSP डालने का कानून में क्या परेशानी है? आप बार बार बाहर कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम तो MSP देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो MSP अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस कानून में MSP की बात क्यों नहीं रखते? ये तो एक ऐसी ही जिद हुई कि हम जो चीज नहीं, आप ये कहते हैं कानून हमारा, इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का उद्धार हो जाएगा। जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते हैं नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। ये तो वैसी जिद हो गई कि एक स्टूडेंट कहता है कि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हम इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ेंगे। आप नहीं, आपको मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। इस देश के सारे लोगों को मेडिकल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही देश के हित में है और यही सारे बच्चों के हित में है। तो इस तरह की भावना रख करके थोपना ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम लोगों की एक मांग है और हमारी पार्टी की भी मांग है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने भी मांग की है कि इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाए, हर फसल में MSP दिए जाने के लिए लीगल प्रोविजन लाया जाए, किसानों की प्रताड़ना बंद करें। 26 जनवरी को जो हुआ उसके लिए हम उसकी बहुत भर्त्सना करते थे। हमारे लिए भी झंडा जो है और इस देश का तिरंगा जो है वो जान और शान और हर चीज के लिए सबसे ऊपर है। और हम लोग उसके अगर कोई भी उस पर दाग लगता है तो हम लोग उसको सह नहीं सकते। ऐसे लोग जिन्होंने इसमें लगाने की कोशिश की है और लाल किले में चढ़ करके उन्होंने तिरंगे झंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको मैं आखिरी में 2 मिनट आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल, अब आपने चूंकि कह दिया था कि किसान का अलग होगा और वो अलग नहीं होगा, तो एक साथ होगा, तो इसलिए दोनों पे बात करना जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में अपने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस है उसके बारे में और बातें जो है उनके बारे में कुछ बातें करूँगा। जहाँ तक आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ गया है कि मैक्सिमम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जिस तरह से आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था गरीबों को उस सालाना, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाने का काम हो रहा है। ये सब डीमोनेटाइजेशन का असर है। उसके बाद से आज के रोज PhD स्टूडेंट्स जो है वो भी क्लास 4 की नौकरी के लिए खास लगाते हैं तो लाखों में दरखास्तें आती हैं।
इस स्थिति में आज हम लोग पहुंच गए हैं। एजुकेशन की पॉलिसी आपने ऐसी बनाई है जिसमें कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक पीएचडी को कहते हैं कि आप नर्सरी पास बच्चे को पढ़ाने का काम करिए, वो भी उसके पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए। इसकी वजह से जो अनेकों एमबीए है, जो और पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको नौकरियां नहीं मिले जो पहले पढ़ाने का काम करते थे, जिन्होंने हम लोगों को भी पढ़ाने का काम किया। तो वो कोई पीएचडी होल्डर्स या खाली वही नहीं थे जिन्होंने पढ़ाने का स्कूलों में काम किया, वो ग्रेजुएट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ाते थे। आज आपने LIC को बेचने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही घातक है। 49% पहले आप स्टेक बेच रहे थे, अब आपने 75% बेच लिया। एक व्यक्ति ये होता है, उसको लगता है कि हमारी लाइफ इंश्योर्ड है या हमारे बाद हमारे बच्चों को इंश्योरेंस मिलेगा। आज आप उसको भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। जिस तरह से आप हर चीज को बेचने का काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। Thank you, Satish ji. सर आई टेक You have taken already 9 minutes, please. सर 10 मिनट की हमने छूट मांगी थी, Please. 10 मिनट की छूट मांगी थी। अच्छा, आप एक खाली हेल्थ के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आपने हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, आपने प्रेसिडेंशियल तो राज्यसभा की कार्रवाई में एक बार